जब किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो जिस जेल में उसको फांसी की सज़ा होती है तो वहाँ का जेलर उस व्यक्ति से आकर उसकी अंतिम इच्छा पूछता है और हर संभव कोशिश करता है कि उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जा सके। तभी एक जेल में बंद युवक जिसको 2 दिन बाद फांसी होनी थी और वहाँ का जेलर उस व्यक्ति के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ, अगर हो सकेगा तो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात बितानी है समय और उसके बाद मुझे आप फांसी पर लटका देना। अब वह जेलर अपने ऊपर अधिकारियों से यह बात कहता है कि वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, आपका आदेश हो तो मैं उसकी पत्नी को बुला लूँ। अब अधिकारी मान जाते हैं तो जेलर उसकी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहते हैं, क्या आप उसमें हाँ भरती हैं? तो वह कहती है जी हाँ। अब उधर पत्नी रात में आने का समय था और जो जेलर एक कमरा सजाते हैं और उसमें चुपके से वॉइस रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। अब पति पत्नी दोनों लोग जेल में ही बने एक कमरे में रात गुजारते हैं और उस बीच रात भर कुछ ऐसा उसमें रिकॉर्ड हुआ जिसके बाद सुबह उस पति को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसके जगह दूसरे को फांसी पे लटकाया गया। और जब पति पत्नी की बात जेलर साहब ने सुना और उनके साथ अन्य अधिकारियों ने सुना तो उनकी आंख में भी आंसू आ गए थे। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ, आप भी इस कहानी को सुनेंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे और जेलर साहब की जो कारनामा था उसको सल्यूट करेंगे। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। आप सभी लोगों को नमस्कार और मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़। यहीं पर रहने वाला एक युवक जो कि बचपन से काफ़ी होनहार था और उसने फिर एडमिशन लिया 5वीं क्लास में अपने ही गांव में अच्छे से स्कूल में। वह स्कूल जाता, स्कूल आने के बाद अपने माता पिता की सहायता करता। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, तभी उसके एक पास के ही रहने वाले दोस्त से मित्रता हुई क्योंकि वह भी दोस्त उसी स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम विनोद था। अब समय के साथ साथ दोनों की क्लास चेंज हो रही थी, बड़े हो रहे थे और जो उसका दोस्त था विनोद, उसने इंटर तक पढ़ाई की। उसके बाद वह मुंबई कमाने के लिए चला गया। अब जब विनोद कमाने के लिए चला गया तो जो सुबोध जो कि वहीं रहकर अपना काम धंधा कर रहा था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उसकी भी इंटर की पढ़ाई पूरी हो गई। तो सुबोध के घर वालों ने उसकी शादी बगल में ही रहने वाली एक सुंदर सुशील लड़की से करा दी। अब शादी हो जाने के बाद वह 3-4 सालों के साथ वह अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ रहता और तभी उसके 2 बच्चे होते हैं सुबोध के। अब वह अपनी पत्नी से कहता है क्यों ना अब अच्छे पालन पोषण के लिए क्यों ना मैं भी मुंबई अपने दोस्त के पास चला जाऊं, एक अच्छा सा काम धंधा करूं जिससे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो सके। तभी सुबोध अपने बचपन के मित्र विनोद को फ़ोन करता है और कहता है भाई क्या शहर में मेरे लिए भी कोई काम काज है, अगर ठीक ठाक कोई काम काज हो तो बताओ। तो विनोद कहता है जब बताओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी अपने साथ ही कंपनी में लगवा लूँगा और तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। अब यह बात बताई और तुरंत उसने पत्नी से बताया और 2 से 3 दिन के बाद वह रवाना हो गया मुंबई। मुंबई में दोनों दोस्त मिलते हैं और एक ही साथ दोनों की नौकरी लग जाती है और दोनों ठीक ठाक काम धंधा कर रहे थे। जो सुबोध था जब उसको महीने का पैसा मिलता तो वह अपने परिवार को भेज देता था। सब कुछ ज़िंदगी मानो ठीक ठाक चल रही थी और उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की का नाम वंदना, वह भी उन लोगों के साथ रहती और साथ रहने के साथ साथ जो सुबोध जो कि अभी शादी के बाद वह गया था मुंबई अपने दोस्त के साथ काम करने के लिए और वहाँ पे वंदना वह उस लड़के सुबोध को देखती, नोटिस करती और उससे बात करने की कोशिश करती और कहीं ना कहीं जो विनोद था यह सब वह नोटिस कर रहा था। एक दिन सुबोध खाना लेकर अपने रूम से आया और देखता है कि उसका खाना किसी ने खा लिया। जब इसके बारे में चर्चा होती है तो वंदना कहती है कि मेरी भूख लगी थी, मैं अपने घर से खाना नहीं लाई थी और इसीलिए मैंने चुपके से तुम्हारा खाना खा लिया। सुबोध कहता है कोई बात नहीं, खाना खाया है अच्छी बात है, मैं कुछ और खा लूँगा। अब इसके बाद सुबोध वंदना का धीरे धीरे बातचीत बढ़ जाती है। बढ़ने के साथ साथ अब दोनों आपस में बैठकर लंच करते थे
और जो विनोद था कहीं ना कहीं उसको जलन खाई जा रही थी कि यह अभी मेरा दोस्त नया आया है और इसने एक अच्छी लड़की से फ्रेंडशिप कर ली है और जो कि मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं अकेला यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। अब कंपनी के बाद जब काम करके ख़त्म हो जाता तो पास में ही दोनों ने रूम लिया था और एक ही साथ रहते थे, अगल बगल का कमरा था। एक दिन विनोद सुबोध से कहता है क्यों ना वंदना से मेरी भी मुलाकात करवा दो, मेरी भी दोस्ती करा दो और मैं भी थोड़ी बहुत बात उससे कर लूँगा। तो सुबोध कहता है कि मित्रता और दोस्ती अपने आप होती है और किसी के करवाए से नहीं होती है। तभी एक दिन वंदना ने सुबोध से कहा क्यों ना मैं तुम्हारे घर शाम को आऊँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा किचन में तुम्हारे बनाऊंगी। सुबोध कहता है ठीक है और शाम के करीब 6 बजे सुबोध निकलता है बाज़ार में कुछ सामान खरीदने के लिए और विनोद जो कि बगल में कमरा था वह अपने घर में था। वंदना घर में आती है, सुबोध के खटखटाती है तो वहाँ लॉक लगा था और उसके बाद विनोद निकलता है, कहता है वंदना तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वंदना सुबोध से कहती है, विनोद से कहती है मैं सुबोध से मिलने आई थी, वह कहाँ गया है। तो विनोद वंदना से कहता है सुबोध बाजार गया है और तुम मेरे रूम में बैठ जाओ। अब वंदना बैठती है अंदर और तभी विनोद कहता है कि तुम कुछ खाओगी, मैं तुम्हारे लिए बना कर लेके आऊँ, और वंदना मना करती। इसके बाद वह चाय में कुछ नशीला पदार्थ लेकर विनोद आता है और वंदना को देता है, जिसके बाद वह बेहोश होने लगती है और विनोद जो कि सुबोध का दोस्त था वह उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और वंदना जब इस सब का विरोध करती है वह उसकी गर्दन दबा कर उसको मार देता है। मारने के बाद जो वंदना की डेड बॉडी थी वह सुबोध के कमरे में ले जाकर डाल देता है और इधर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है। कहता है जो मेरे साथ रहने वाला मेरा दोस्त उसने एक अनजान लड़की को घर बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया और उसने कत्ल कर दिया है। अब इधर सुबोध अपने घर आ चुका था और उधर उसके पीछे तुरंत पुलिस आती है और सुबोध जैसे देखता है वंदना को वह हाथ पैर हिलाता है, देखता है वह मर गई है। अब उसको पता लगाना था कि इसकी हालत कैसे की, वैसे ही तुरंत पुलिस पीछे से आ जाती है, उसको पकड़ लेती है और सुबोध कुछ कह पाता। उसके बाद उसको थाने पे लेकर जाया जाता है और जो लड़की वंदना थी उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तभी पता चलता है कि इस लड़की का पहले इसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया गया और फिर इसका कत्ल कर दिया गया है। अब सारे सवाल सारे जवाब सुबोध पर सब जा चुके थे और क्योंकि डेड बॉडी भी उसी के कमरे से मिली थी तो साफ था कि इसी ने इसका रेप और कत्ल किया है। अब यह बात सुबोध के घर वालों को बताई जाती, पत्नी माता पिता किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इनका लड़का इतना बड़ा अपराध कर सकता है, मगर पुलिस के सारे सबूत सब सुबोध पर जा रहे थे। अब साल दर साल बीतते हैं तभी पता चलता है कि कोर्ट ने सुबोध को फांसी की सज़ा सुनाई है और फांसी के दिन तारीख मुकर्रर होती है। जो वहाँ का जेलर कहता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जब अंतिम इच्छा की बारी आती है तो वह कहता है जो मेरी पत्नी गांव में रहती है, एक बार जज साहब मुझे उससे मिलना है, रात भर बात करना है। अब जेलर उसकी पत्नी को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि आपकी मर्ज़ी है क्या मिलने की। तो पत्नी पहले तो नाम ही करती है, मगर पति की अंतिम इच्छा थी क्योंकि 2 दिन बाद उसको फांसी देनी थी, वह मान जाती हैं और तुरंत वहीं जेल में पहुंचती है और जेलर साहब एक कमरा तैयार करते हैं, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग लगाते हैं और उनका प्रयास यह था कि आखिर फांसी से 2 दिन पहले यह अपनी पत्नी के साथ क्या करेगा और क्या कहेगा, कम से कम मुझे भी तो पता चले। अब पत्नी वहां पहुंचती है और जैसे ही सुबोध को देखती है वैसे उसके आंखों में आंसू आ गए थे और यही आंसू देखकर सुबोध भी रोने लगता है और दोनों पहले तो गले मिलते हैं और फिर उसी बेड पर बैठ जाते हैं। जो सुबोध की पत्नी थी वह कहती है कि हमारे प्यार में क्या कमी रह गई कि तुमने एक पराई लड़की से मोहब्बत की। अरे मोहब्बत की थी तो उसका रेप और तुमने उसका कत्ल क्यों किया। एक बार हमको बता देते, अगर कोई ज़रूरत ऐसी थी तो मैं तुम्हें पूरी करती। तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जिसके बाद समाज में तुम्हारे माता पिता की बदनामी हो रही है और मुझे भी लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं। इसके बाद सुबोध कहता है कि तुमको भी भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, तो मैं क्या करूं। ठीक है तुम आई हो, अब चली जाओ, मुझे 2 दिन बाद वैसे ही फांसी होगी। अब जो मेरे बच्चे हैं उनको ये सब मत बताना कि पिता ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। फिर से सुबोध रोने लगता है तो पत्नी कहती है आखिर उस रात बताओ सच सच क्या हुआ था तुम्हारे साथ। और यह सब जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वह
जो वहाँ के जेलर और अन्य अधिकारी वह सब सुन रहे थे। तभी सुबोध कहता है कि हम और जो मेरा दोस्त विनोद, जो कि बगल के गांव में रहने वाला, हम लोग अच्छी कंपनी में वहाँ काम करते थे। वहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम वंदना, जिससे मेरी मुलाकात मतलब फ्रेंडशिप थी। तभी एक दिन वह कहती है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, मैं अपने हाथों से तुमको बनाकर कुछ खिलाऊँगी तुम्हारे ही घर में। तो मैंने हामी भर दी और मैं बाज़ार गया था कुछ सामान लेने के लिए। और मैं जब वहाँ से वापस आया, देखा वह मेरे बेड में पड़ी है मृत अवस्था में। और जैसे ही मैं कुछ समझ पाता, उसके बाद फ़ौरन पुलिस आ गई और मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या हुआ। और उसके बाद सब पुलिस वालों ने मेरे पर दबाव बनाया और जुर्म इकबाले करवाया कि तुम ही ने कत्ल किया है। तो मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी सुबोध ने कहा, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मेरा दोस्त विनोद है उसका हाथ है। अब जैसे ही यह बात जो वहाँ के जेलर उन्होंने सुनी, उनको भी बड़ा हैरान और परेशान लग गया कि एक निर्दोष व्यक्ति जिसने गुनाह किया ही नहीं, उसको 2 दिन बाद फांसी मिलने वाली है। उन्होंने अपने आला अधिकारियों को वह वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी और बताने का प्रयास किया कि यह व्यक्ति निर्दोष है और गुनाह तो दूसरे व्यक्ति ने किया है। अब सुबह हो चुके थे, तो तभी पत्नी बाहर जेल से निकल रही थी। तभी जेलर ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं पे रुको और तुम अपने पति को साथ में लेकर जाना। पत्नी यह बात सुनती ही वह हैरान और परेशान हो जाती कि ऐसा क्या हो गया। तभी हाई लेवल की जांच कमेटी बैठा ली जाती है और सब तथ्य रखे जाते हैं और पुलिस की एक टीम गठित की जाती है। जो विनोद, जो आरोपी था मुख्य, उसको पकड़ा जाता है। अब उससे पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है, क्योंकि पुलिस के पास अब सारे सबूत थे। और फिर उसका DNA कराया जाता है तो पता लगता है उसी ने उस लड़की के साथ संबंध बनाया और उसने कत्ल किया। अब जैसे ही यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को पता चलती है तो कानून व्यवस्था में सबको भरोसा होता है और कहते हैं कि सच कभी झुकता नहीं है, उसकी जीत हमेशा होती है। आपकी क्या राय है, ये इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।